हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 का पार्ट 2। इससे पहले 15 क्वेश्चंस में पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। जो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं उनको बच्चों को सिखाने के लिए टीचर को कौन सी सुविधा उनको उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन 1 है गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम का पालन करना। जो गैर प्रशासनिक है उस पाठ्यक्रम का पालन क्यों करना। उसके बाद ऑप्शन सी है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना, सबके लिए स्टैंडर्ड एक जैसा करना नहीं। या फिर बहिष्कारित प्रथाओं का अभ्यास करना, जो प्रथाएं बहिष्कारित हो चुकी है ऑलरेडी उनका क्यों अभ्यास कराना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि विभेदित निर्देश लागू करना, कि बच्चों को जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से करिकुलम बनाना, अलग अलग उनके हिसाब से निर्देश लागू करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। जब अलग अलग ज़रूरतों वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो हमें बताना है विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। तो ये बात गलत है। कोई भी बच्चा किसी के साथ भी सीख सकता है, सबका वास्तविक है, अवास्तविक कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इसका ऑप्शन सेकंड है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीख नहीं सकते, वो सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। हर बच्चा सीख सकता है, चाहे वो कहीं से भी आता हो। अब एक क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन है थर्ड, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता। ये बिल्कुल सही है कि हमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपनी पद्धतियों में बदलाव करना चाहिए। कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है उस हिसाब से उसको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ये और ऑप्शन 4 है इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। हाँ, ये सब बच्चे एक साथ काम करते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं, बच्चों के अलग अलग कौशल आते हैं, अलग अलग साथ में मिलकर अलग अलग सीखने के लिए भी उनको प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड और जो हमारा थर्ड और फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा जिसमें थर्ड और फोर्थ सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में समावेशी का अर्थ क्या है। शिक्षा जो हम समावेशी शिक्षा करते रहते हैं, तो इसमें शिक्षा में समावेश का अर्थ क्या है, क्या मतलब है उसका। विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। देखो, विकलांगों की शिक्षा का ही प्रबंध कर रहे हैं तो समावेशी कहाँ से हो गया, सभी कहाँ से आ गए। समावेशी का मतलब है सभी। ये ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। वही वाली बात होगी कि प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना है वो भी विशेष विद्यालय में, तो फिर समावेशन कहाँ है। फिर है डी, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। मतलब समावेशी कक्षा है लेकिन फिर भी उसमें विशेष बच्चों को अलग अलग वर्गों में पढ़ा रहे। तो फिर क्या मतलब हुआ समावेशी का। समावेशी का मतलब होता है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, सभी बच्चों को एक साथ रह के उनकी नीड के हिसाब से उनको हम शिक्षा दें, वो होता है समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 19, पठन विकल्प मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। जो पठन विकल्प है वो किससे संबंधित है, तो सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, या बोलने व सुनने से। तो पठन मतलब पढ़ने से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। कौन सी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, या उपयुक्त समायोजन, या मानकीकृत निर्देश। देखो, सहकारात्मक, किसी की हेल्प, साथ में मिलके जो कार्य हो रहा है वो अधिगम कराए, वो तो अच्छा है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन बनाना सभी के लिए, वो भी अच्छी बात है। जैसा उपयुक्त समायोजन, जैसा बच्चों को चाहिए उसके हिसाब से उनको मिल रहा है, जैसा करिकुलम चाहिए, जिस तरीके से उनको सिखाने के लिए जो जो हमारी टेक्निक है वो मिल रही हैं, तो ये तो अच्छी बात है समावेशी शिक्षा के लिए। लेकिन मानकीकृत निर्देश मतलब एक ही स्टैंडर्ड बना दिया कि हमें बस इसी से ही सिखाना है, चाहे कोई सीखे चाहे नहीं सीखे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अभी 21, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, या फिर सक्रिय और सामाजिक है, या परीक्षा उन्मुख है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं है, परीक्षा उन्मुख भी नहीं है, और व्यक्तिवादी और निष्क्रिय भी नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रगतिशील कक्षा है उसमें तो कैसे रहते हैं बच्चे, सक्रिय और सामाजिक रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटाकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो लीक से हटाकर सोचने के लिए किया जाता है निम्न स्तर की सोच नहीं, अभिसारी सोच नहीं,
अनमेय सोच नहीं, अपसारी सोच। लीक से हटकर अपसारी सोच होती है कि हमें सिर्फ यही नहीं है कि हमें बस वही सोचना है, मतलब हमें हटके भी सोचना है, चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हुए सीखना है, तो वो हो जाएगी अपसारी सोच। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 23, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए? नहीं, एक जैसा और कठोर तो नहीं करना चाहिए। मानकीकृत करना चाहिए? मानकीकृत तो बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ में, सबके लिए एक जैसा किसी भी में नहीं करना है, चाहे वो आकलन हो चाहे वो पढ़ाई हो। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। भाई बच्चे पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? सीखने की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल, कि सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम कैसे सीखते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? आप एक शिक्षक हैं, तो अगर किसी बच्चे को समस्या समाधान में की जो क्षमता है उसको आपको अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं इधर। ऑप्शन नंबर ए है भय उत्पन्न करके। भाई भय उत्पन्न कर देंगे तो वो अच्छे से सीखेगा कहाँ, वो तो डर के ही रहेगा, तनाव में भी नहीं बच्चा सीख सकता। फिर ऑप्शन डी सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद कराने को प्रोत्साहित करके। नहीं, रटन विद्या तो कहीं पे भी नहीं चलती है, तो निष्क्रिय भी नहीं रहना है और बार बार याद को भी प्रोत्साहित नहीं करना कि बस रट्टे लगाते रहो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर डी, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित। बिल्कुल सही है, विचार मंथन को प्रोत्साहित करना है, सोचने पर ध्यान देना है कि ये सही है ये गलत है, और अनुमानों पर भी ध्यान देना है, और उपमाओं पर भी कि रिलेट करके पढ़ना है कि हमने पिछली वाली क्लास में ये पढ़ा था तो इसका ये होगा, तो रिलेट करके भी हमें पढ़ना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, डैश समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति कौन सी नहीं है? प्राकार्यात्मक अबद्धता, देखो अबद्धता लग गया, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, या स्वाभाविक या कलन विधि, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्राकार में अबद्धता। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? बच्चे कैसे किसी चीज को उसका अर्थ समझ सकें, उस प्रक्रिया को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, सुगम बनाया जा सकता है? बारंबार अभ्यास पर जोर देके नहीं, निष्क्रिय तो कुछ भी नहीं करना है, भौतिक पुरस्कार देकर पुरस्कार देते रहेंगे तो अंदर से नहीं करेगा, बस रटेगा, हमें दिखाने के लिए पड़ेगा। खोज व अन्वेषण, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, कि खोज मतलब वो जिस चीज़ को पढ़ रहा है उसके बारे में खोज करेगी, ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसे क्यों पढ़ना है, और उस पर अन्वेषण करे उसके द्वारा। ठीक है, तो 26 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब 27, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष है, उसमें कैसे सीखना होता है? निष्क्रिय रूप से, का सामाजिक का एक स्वरूप सामाजिक होता है या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है? देखो, ना तो परीक्षा केंद्रित होता है, ना पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, ना ही निष्क्रिय होता है, वो होता है सामाजिक स्वरूप में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी आते हैं 28 पे, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? बच्चों की विफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या या संदर्भित पाठ्यचर्या या चक्रीय पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या का मानकीकरण? देखो, पाठ्यचर्या का मानकीकरण है कि सबके लिए हम बस एक ही स्टैंडर्ड चलाएं, वो बच्चों को विफल बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। ठीक है, तो जब कौन सा अनुभव करते हैं जिससे उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े? तनाव, शर्महीनता या संतुष्टि? तो संतुष्टि है जिससे सकारात्मक पड़ेगा, बाकी तनाव, शर्महीनता, इनसे तो क्या होगा, इनसे तो नकारात्मक पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुभव लगाने को डैश किया जाना चाहिए। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? हतोत्साहित, सुशादित, खारिज या दंडित? तो क्या करना चाहिए? हतोत्साहित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।